एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube मैथ में। आज हम लोग कक्षा 9 का पहला चैप्टर इन टॉपिक्स के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, तुल्य परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है आपका प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। जितनी भी गिनने वाली संख्या होती है 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जहां तक हम गिन सकते हैं वहां तक की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। और इन्हें कैपिटल एन, किससे? कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। चलिए, तो इन्हें जो है प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग जो है कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जहां तक हम इनको गिन सकते हैं, तो इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। इनके बारे में कुछ विशेष चीजें क्या हैं? इनके बारे में पहली एक विशेष चीज है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है। जहां तक हम इनको गिन सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट इसके बारे में एक और लिख सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। एक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने से उसके आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरी संख्याएं जो है आपकी वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को कैसे जानेंगे? तो देखिए, पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उन जो बन जाती हैं उनको हम लोग पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो इसी प्रकार जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाता है, तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम लोग पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सीधे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी जीरो
शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो उनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहने लगते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जिस प्रकार इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार इन्हें कैपिटल W, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो इनको हम जो है पूर्ण संख्याओं को W से निरूपित किया जाता है। जैसे यहां पर लिखेंगे W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरीके से ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। तो इनके बारे में भी कुछ बातें होंगी वो हम लोग स्पष्ट करेंगे। नंबर 1 कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य यानी कि जीरो होती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जिस तरीके से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 1 भी नहीं होती है, ये भी इंफिनिटी तक जाती है और प्राकृतिक संख्याएं भी इंफिनिटी तक जाती हैं। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं और ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं? इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक। तीसरे नंबर पर क्या आते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग जो है पूर्णांक के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को हम लोग जो है पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो इसमें इन्हें जो है इन्हें पूर्णांकों को इन्हें जो है Z से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल Z से निरूपित किया जाता है। इन्हें जो है Z से निरूपित किया जाता है। तो इनको जो है हम क्या कहेंगे? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को। जैसे ये पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं को जो है हम लोग जो है पूर्णांकों के नाम से जानते हैं। जैसे हम लिखेंगे जैसे बीच में ले लिया 0 और इसके दाएं साइड में जो है इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और ये यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाती है ये। और इधर
-1, -2, -3, -4 और ये भी आपकी इंफिनिटी तक रहती है। मतलब कि सभी धनात्मक, देखिए सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक हैं, तो इनमें जो है सभी धनात्मक इधर धनात्मक हो जाती है और इधर ऋणात्मक हो जाती है। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को, इनमें बटे में नहीं होना चाहिए, p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए, सभी पूर्णांक होना चाहिए, पूरे अंक होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो उनको हम लोग जो है पूर्णांकों के नाम से जानते हैं और ये सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग जो है पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो जो धन्य संख्याएं होती हैं, जो धनात्मक होती हैं, उनको धन पूर्णांक कहा जाता है और जो ऋणात्मक होती हैं उनको हम लोग जो है ऋण पूर्णांक के नाम से जानते हैं। और जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इसके पॉइंट लिख लेते हैं, चलिए। तो जो है सभी धनात्मक पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड नंबर, सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें होगा शून्य यानी जीरो, क्योंकि इसमें जीरो होता है, इसमें जीरो शामिल है, तो धन की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कह देंगे, ऋण की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कह देंगे। और जीरो बीच में होता है तो जीरो, शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो ये लीजिए, आपका पूर्णांक तक हमने जो है खत्म कर दिया। तो इतना इसको नोट कीजिए। कहां तक हो गया था? पूर्णांक जो है z तक हमने निपटा लिया था। अब आते हैं चौथा, परमीय संख्याएं। चौथा क्या होता है? परमीय संख्याएं। तो परमीय संख्या क्या होती हैं? परमीय संख्याएं। ठीक है। तो परमीय संख्याएं, जिन संख्याओं को, परमीय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। तो जितनी भी, देखिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी परमीय संख्या होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सभी परमीय संख्या होती हैं, जितनी भी पूर्णांक हैं वो सभी परमीय संख्या होते हैं, क्योंकि हम इनमें अपॉन बंद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 4 है, तो 4 के अपॉन बंद कर लिया, तो 4 क्या था? पहले प्राकृतिक संख्या था, लेकिन इसमें अपॉन बंद कर दिया तो ये p बटे q के रूप का हो गया, इसलिए 4/1 ये आपकी एक परमीय संख्या बन जाती है। तो कहने का मतलब, जितनी संख्याएं हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम जो है परमीय संख्याओं के नाम से जानते हैं और इन्हें हम लोग जो है q से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो इन्हें जो है p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है और किया जा सके, और इन्हें जो है q से प्रदर्शित किया जाता है।
दूसरा आता है आपकी तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बारे में फैक्ट क्या है उनको समझ लीजिए। इसके बारे में फैक्ट ये है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या होती है, जैसे कोई भी परिमेय संख्या हम कहें, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का जो जीरो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या ले ली, मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, कोई भी ले लिया, -2 ले लिया, तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। तो ये सब जो पूर्णांक होते हैं उनमें अपॉन 1 कर दिया जाता है, तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये धनात्मक, जो प्लस में होगी परिमेय संख्या उसको धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, और जो ऋण में होगी उसको हम लोग जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो कोई भी पूर्णांक होगा उसमें हम जो है अपॉन 1 कर देंगे तो वो सभी परिमेय संख्याओं में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है, जैसे जीरो लिखा है तो इसके अपॉन में हम 2 कर दें, इसके अपॉन में हम 1 कर देते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन 1 अपॉन या 4 अपॉन 0 ये परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के अपॉन में 0 नहीं हो सकता है, ये अपरिभाषित होता है। इसलिए 4 अपॉन 0 कोई वैलिड परिमेय संख्या नहीं है, 0 अपॉन 1 वैलिड परिमेय संख्या मानी जाती है। चलिए अब तुल्य परिमेय संख्याओं को निकालते हैं। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्याओं की अगर बात करें, तुल्य परिमेय संख्या, तो तुल्य परिमेय संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4/3 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लिया हमने 4/3 कोई परिमेय संख्या है, इसके हमें तुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम इसमें सबसे पहले 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8/6 प्राप्त हो जाएगा। मतलब किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर हम 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो हमें अगली उसके उस परिमेय संख्या के अगली तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 4/3 हमने बताया, तो 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या एक हमें 8/6 प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगर हम 4/3 में 3 का अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का ऊपर 3 का नीचे, तो हमें 12/9 प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक आपकी 4/3 की एक तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमें जितनी भी तुल्य परिमेय संख्या निकालनी हो हम इस तरीके से गुणा करके तुल्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, देखिए तो परिमेय संख्याएं जो होती है ना, परिमेय संख्याएं जो होती हैं तो समझ में आ गया। तो चलिए परिमेय संख्याओं की अगर बात करें तो परिमेय संख्या जो होती है निरूपण, अगर हम निरूपण की बात करें, निरूपण इनका कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर देखो, संख्या रेखा ऐसे बनती है, एक सीधी रेखा होती है, इसके बीच में 0 होता है, इधर हम 1 2 3 4 जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी बराबर बराबर दूरी पर हम इनको अंकित कर लेते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। राइट हैंड साइड में प्लस की संख्या होती है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की संख्या होती है और बीच में 0 होता है। तो जैसे मान लीजिए हमें कोई भी परिमेय संख्या 2 तरह की होगी, एक होगी उचित परिमेय संख्या और एक होगी अनुचित परिमेय संख्या। तो उचित परिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो। जैसे मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ले ली, मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ले ली, मान लीजिए 2/5, तो इसको हम जो है किस तरीके से हम इसको निरूपित करेंगे, इस संख्या रेखा पर हम कैसे इसको निकालेंगे कि ये किस जगह होगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक हमने संख्या रेखा बना ली बड़ी सी, एक दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं, थोड़ा सा दूर दूर इसमें निरूपित करेंगे। मान लीजिए एक हमने परिमेय संख्या बना ली, ये रही, यहाँ पर 0 हो गया बीच में, और इसमें हमने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया, इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, ये +1 हो गया और ये +2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, ये -2 हो गया। हमें ये प्लस की संख्या है, एक प्लस की परिमेय संख्या है तो इस तरफ निरूपित होगी, अगर ये माइनस की होती तो इस साइड निरूपित होती, क्योंकि दाहिने साइड में यानी कि राइट हैंड में प्लस की संख्या होती है और लेफ्ट हैंड में
माइनस की संख्या होती हैं। तो कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर अंश कितना है। इस भिन्न का ऊपर हम देखेंगे अंश कितना है। अंश हमारे पास 2 है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 बना देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 2, और ये जो है बराबर बराबर दूरी पर, इनका अंतराल लगभग बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। 0 से 1 के बीच की दूरी लगभग बराबर होनी चाहिए और 1 से 2 के बीच की दूरी लगभग बराबर होना चाहिए। वैसे ही इधर भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये काम कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे नीचे इसकी हर जो है वो कितना है। हर इसका 5 है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हम 5 का अगर हम 2 में डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट करके कुछ संख्या है, इतना एक अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हमने देखा कि अगर 2 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग जो है 0 पॉइंट कुछ संख्या आती है, मतलब 1 से कोई ना कुछ 1 से छोटी कोई संख्या आएगी। यानी कि जो 2/5 का जो मान होगा वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और इसके कितने टुकड़े हैं? नीचे 5 दिए हैं, तो जितना भी हर होगा तो 0 और 1 के बीच में उतने ही हम उसके टुकड़े कर देंगे बराबर बराबर। देखिए कैसे, एक यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर इसके 5 भाग हो जाते हैं, 0 से 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने 0 से 1 तक की जो दूरी थी उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे कि ऊपर से देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट पे 1/5 होगा और दूसरे पॉइंट पर जो होगा वो 2/5 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर बिंदु P पर हमें जो है, ये बिंदु हमने P मान लिया, तो मान लीजिए इस बिंदु P पर हमें 2.5 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इन परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए तो हमने 2/5 को निरूपित कर दिया, ठीक है। तो 2/5 को मान लीजिए हमने ले लिया, संख्याओं को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, निश्चित भिन्न है, तो मान लीजिए हमने ले लिया मान लो 5/2, ठीक है। हम किसको निरूपित करने जा रहे हैं? 5/2 को। तो 5/2 को सबसे पहले हम इसका डिवाइड करके देखेंगे, ये एक अनुमान लगाएंगे कि ये किन संख्याओं के बीच में वेरी करेगी। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 में, तो हम देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 2 सही 1/2। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 1/2। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सही 1/2 आया, यानी कि 2 से तो बड़ी है। ये जो 5/2 है वो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, मतलब 2 और 3 के बीच में ये संख्या वेरी करेगी। तो एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेंगे और बीच में 0 ले लेंगे, और हमें ये 2 और 3 के बीच में वेरी कर रही है। इसका मतलब जो हमें बिंदु लेना है वो 3 तक लेना है। तो हमने क्या किया, 1 यहाँ पर ले लिया, 2 यहाँ पर ले लिया और 3 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इधर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, दोनों साइड हमने संख्या रेखा को बना लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 2.1/2, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये वाली जो संख्या है, ये वाला ये जो 5/2 है, ये 2 से तो अधिक है, मतलब 2 और 3 के बीच में ये वेरी करेगी। इसके टुकड़े कितने करना है? 2 तो पूरा हो गया, 2 से अधिक ये 1/2, मतलब जो है 1 और 2 के बीच में हमें 2 भागों में इसको डिवाइड करना है, लगभग 2 भागों। तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के ये यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर के यहाँ पर 2 से लेकर के ये 2 से, देखो 2 तो पूरा हो गया, 2 तक तो होगी, 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी, तो ये 2 और उसके बाद 1/2, यानी कि 2 और 3 के बीच को हमें कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है? 2 में। इसका हर कितना है? 2 है। यहाँ पर हर कितना था? 5 था, तो हमने 0 और 1 के भाग को हमने 5 बराबर भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पर हर कितना है? यहाँ पर हर कितना है? 2 है। ये 2/2 सही 1/2 है, तो हर कितना है? 2 है। तो जो हर 2 है, तो ये जो 2 और 3 के बीच की जो दूरी है उसको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर आ रहा है ये 2, एक हिस्सा इतना हो गया, दूसरा हिस्सा इतना हो गया, मतलब ये वाला जो बिंदु होगा यही P होगा, और इसी को हम कहेंगे 2 सही 1/2। या फिर हम डायरेक्ट लिखें तो इसको हम लिखेंगे 5/2। तो ये जो बिंदु P आया है ये आपके 5/2 यानी कि इस संख्या को ये निरूपित करेगा। तो इस तरीके से हम परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। कोई भी परमेय संख्या होगी आप उसको इस पर निरूपित कर सकते हैं।
चलिए लास्ट टॉपिक अपना बचता है, लास्ट टॉपिक अपना बचता है, क्या बचता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। कोई भी दो परिमेय संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, तो बीच की संख्या जो होती है, सातवां टॉपिक है, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे पूर्णांक हो, उनके बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें 4 और 6 की अगर हम बात करें, 4 और 6 की अगर बात करें, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच की परिमेय संख्या कैसे निकलेगी? बीच की परिमेय संख्या या बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और अपॉन 2 कर। जब बीच की पूछेगा तब, जब बीच की संख्या, केवल बीच की संख्या पूछी जाएगी तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे पूर्णांक हो, हम दोनों को जोड़ देंगे और उसमें अपॉन 2 कर देंगे। तो हमने देखा कि 4 और 6 के बीच में 4 6 को जोड़ दिया, हुआ 10, 10/2, 2 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमने देखा 4 और 6 के बीच में 5 जो है एक ऐसी परिमेय संख्या है जो इन दोनों के जस्ट बीच में स्थित है। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक चीज और समझ लीजिए, और भी कोई भी दो परिमेय संख्या दी गई है, उनके बीच की अगर हमें परिमेय संख्या, उसके बीच में 2 3 4 कोई भी परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 3/5 और हमने ले लिया 2/3, ठीक। इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इनके बीच में मान लीजिए हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों भिन्नों के, दी गई दोनों भिन्नों के हरों को समान बना लेंगे। सबसे पहले नीचे दी गई दोनों भिन्नों के हरों को समान बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये 3/5 है, इसमें ऊपर नीचे हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9/15 हो जाएगी। और दूसरी जो संख्या है आपकी 2/3 है, इसमें ऊपर नीचे हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये 10/15 हो जाएगी। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो कौन है? 9/15 और 10/15, ठीक है। तो अब अपने पास कौन कौन सी संख्या है? 9/15 और 10/15। अब हमें इनके बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने देखा 9 और 10 के बीच में इतना गैप नहीं है कि हम 4 संख्याओं को इनके बीच में निकाल सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए, हरों को सबसे पहले हरों को समान करेंगे। तो हरों को हमने समान कर लिया, 9/15 हो गया और एक हो गई है 10/15। तो दोनों भिन्नों के हरों को हम समान कर चुके हैं। हरों को समान करने के बाद हम देखेंगे कितनी परिमेय संख्या चाहिए हमें? 4 चाहिए। तो जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएंगी उससे एक अधिक, यानी कि 4 पूछी गई है तो हम 5 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। और अगर 6 पूछी जाती तो 7 का ऊपर नीचे गुणा करते, अगर 2 पूछी जाती तो 3 का ऊपर नीचे, एक बढ़ा करके इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? 9/15 में हमने 4 पूछी गई है तो 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा 45/75, ठीक है। और दूसरा 10/15 में हम इसमें भी 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50/15×5=75। अब देखिए हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं हमें, एक हो गई 45/75 और दूसरी बन गई आपकी 50/75। अब हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या 45 और 50 के बीच में 4 का अंतर हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे बीच की 4 संख्याएं, बीच की 4 परिमेय संख्याएं, बीच की 4 परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी हो जाएंगी? ये 45/75 है तो इसके बाद कौन सी हो जाएगी इसके बीच में? 46/75 हो जाएगी, 47/75 हो जाएगी, 47/75 हो जाएगी, 47/75 हो जाएगी, 48/75 हो जाएगी और लास्ट 49/75 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में ये 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर ये आपस में कट रही हैं तो हम इनको काट के छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है दो संख्याओं के बीच में आपको चाहे बीच की संख्या निकालनी हो
चाहे 2 3 4 5 अलग अलग निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के सवालों को हम लोग हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट को पढ़कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।